आप जितने भी स्टूडेंट्स होते हो ना, वो सच में बहुत भोले होते हो। अब भोले इस तरह से नहीं होते कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और आपको धोखा देकर चला गया हो। नहीं, आप इस तरह के भोले नहीं हो। आप भोले इस सेंस में हो कि आप खुद अपने आप को धोखा दे बैठते हो। आप जब भी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करते हैं, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, पुलिस, पटवार, एनी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज जरूर आती है। और आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं पता है? बताता हूँ। देखिए, आप मान लीजिए आप पुलिस या पटवार का एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें इंग्लिश ग्रामर में से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? नाउन, वर्ब, ये प्रीपोजिशन, इधर से टेंस हो गया, वॉइस और नरेशन। तो पता है आप क्या करेंगे? केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे और यहीं पर आकर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंग्लिश ग्रामर को किसी दूसरी लैंग्वेज की तरह किस तरह से अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे पढ़ सकते हो। तो देखिए, जैसे ही आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट होता है अल्फाबेट। अब ये तो आपको पता है, किसी भी लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे छोटी इकाई होती है उसके अक्षर। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़िएगा अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला जो होती है ना, वो वर्णों की माला होती है। उसमें अलग अलग प्रकार के जितने भी अक्षर होते हैं, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वहाँ पर टोटल जो अल्फाबेट में अक्षर होते हैं ना, वो 26 होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और बाकी के जो 5 हैं वो वॉवल्स होते हैं। जैसे ही हमने वर्णमाला वाला जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया ना, तो अब आप खुद बताइए मुझे कि अक्षर से बड़ा क्या होता है, यानी कि अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इंग्लिश ग्रामर में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो है वर्ड्स। वर्ड्स को आपने अपने टीचर से कहते हुए सुना होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो शब्द हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर शब्द आ रहा है स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना। तो बोलने के दौरान हम जितने शब्दों का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अक्षर होते हैं, तो आप इजीली आप जवाब दे सकते हो कि 26 जो है अक्षर होते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने शब्द होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे सर लाखों करोड़ों अरबों शब्द होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो लाखों करोड़ों जो भी शब्द है ना, वो सारे के सारे केवल 8 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। उनमें फर्स्ट है नाउन, एडजेक्टिव सेकंड, थर्ड प्रीपोजिशन, फोर्थ प्रोनाउन, फिफ्थ वर्ब, फिर एडवर्ब, कनेक्टिव और इंटरजेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जब शब्दों को पढ़ते हैं ना, तो आपका पढ़ने का तरीका, यानी कि आप पहले कौन से शब्द को पढ़ेंगे, वो आपको एक्चुअल में नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले पढ़ा नाउन, और नाउन के बाद में पता है आप क्या शुरू करेंगे? प्रोनाउन, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे नाउन। नाउन में उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स को लेकर भी कंफ्यूजन है। कुछ टीचर्स जो ऐसे बताते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, कुछ 5 टाइप्स के, कुछ 9 टाइप्स के बताते हैं। हालांकि जब मैं इसके रिगार्डिंग जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं आपको बिल्कुल बारीक से हर चीज बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले नाउन की मीनिंग पढ़िए, फिर उसके टाइप्स पढ़िए, और फिर एरर वाला जो पार्ट है वो हर गवर्नमेंट जॉब में आता है। एरर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमने जो भी नाउन के बारे में पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है, उसके रिगार्डिंग कुछ गलतियां होंगी, उनको देखकर और उन गलतियों को सुधार करना होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात और देखिए, जब भी मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूं, आज से दो या शायद 2.5 साल हो गए, तो मैं किसी कॉम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूट है वहां पर बच्चों को पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए नाउन कितने टाइप के होते हैं? बता दिया उन्होंने। मैंने पूछा नाउन के क्या क्या बनते हैं? सब के सब स्टूडेंट बिल्कुल चुप थे, किसी को कुछ भी नहीं पता था कि एक्चुअल में नाउन के बनते क्या हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं नाउन के नंबर, जेंडर और केस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर क्या है? एक नाउन है। अब नाउन है तो इसका क्या बनेगा? नंबर। नंबर का मतलब क्या हुआ? प्लूरल बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं नहीं? ऐसे ही देख लीजिए प्रिंस, प्रिंस का प्लूरल होगा प्रिंसेस, प्रिंस का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? प्रिंसेस। ऐसे ही अगर हम केस की बात करें तो प्रिंस के बाद में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करो और वो उसका पॉजिटिव केस बन जाता है। इसके बाद में नाउन के जस्ट बाद में आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एडजेक्टिव। अब मैं बताता हूं एडजेक्टिव क्यों पढ़ना होता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो ये मान लीजिए नाउन का एक छोटा बेटा है, वो कौन? एडजेक्टिव। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, या यूं मान लीजिए कि नाउन के आगे ये चिपके हुए होते हैं एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन। एडजेक्टिव को भी कैसे पढ़ेंगे? इसके मीनिंग, फिर इसके टाइप्स देखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं उनको प्रैक्टिस के थ्रू आप उन्हें सॉल्व करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं ना उन्हें हम कैसे शॉर्ट आउट करें। अब जो आपके कंफ्यूजन रहता है एडजेक्टिव को लेकर वो यहीं पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव खुद। अब डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है? डिटरमाइनर की डिग्रीज नहीं बनती है, लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी डिग्री बनती है। डिटरमाइनर हमेशा नाउन से पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है। आगे जाकर डिटरमाइनर जो है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक डिटरमाइनर खुद और उसके बाद में आर्टिकल। डिटरमाइनर क्या होता है? अपने आप के ऊपर, मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है, जबकि जो आर्टिकल है ना वो अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो नाउन के लिए यूज में लिया जाता है, यानी कि नाउन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता है। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। थर्ड के बाद सेकंड चैप्टर के बाद में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। तो यहां पर बताइए रूम क्या है? नाउन। नाउन से पहले जो द आया वो क्या है? आर्टिकल। यू मान लीजिए कि एडजेक्टिव है। अब इन जो आया है ना वो क्या है? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन हमें पढ़ना होगा, तो ध्यान रखिएगा नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और फिर उससे पहले हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन का। इसमें भी आपको मीनिंग, टाइप्स और इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं वो पढ़ने होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्यों? क्योंकि नाउन और इसके जो भी पड़ोस में रहते हैं, एडजेक्टिव हुआ या प्रीपोजिशन है, उसको पढ़ने के बाद में हम प्रोनाउन वाला टॉपिक शुरू करेंगे। अब प्रोनाउन में क्या पढ़ना है? मीनिंग, इसके टाइप्स और इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं उन्हें हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा। इसके बाद में पढ़ेंगे हम वर्ब। वर्ब की मीनिंग हो गई, टाइप्स हो गए, फॉर्म्स हो गए। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप बता दोगे। कितनी फॉर्म्स होती है? आपका जवाब होगा 3 फॉर्म्स होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जो वर्ब है उसकी 5 फॉर्म्स होती है तो देखिए ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो अभी धीरे धीरे जब मैं जैसे जैसे वीडियो बनाता जाऊंगा ना, आपकी बारीक से बारीक जो समस्याएं हैं और बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं उनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम सॉल्व करते रहेंगे। इसके बाद में पढ़ना होगा एडवर्ब। अब ये देखिए एडवर्ब क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब वर्ब हमने पढ़ लिया तो एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताना। तो वर्ब के बाद में हम किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का। तो हमें एडवर्ब पढ़ना होगा। इसमें भी वही मीनिंग पढ़ो, टाइप्स, इसकी डिग्री ध्यान रखिएगा। जो भी विशेषता बताते हैं ना शब्द, उनकी हमेशा डिग्री बनती है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की, तो इसकी भी डिग्री बनी। एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं? वर्ब की, तो इसकी भी हमें डिग्री बनानी होगी। इसके बाद में एडवर्ब के जो एरर्स होते हैं, एडवर्ब जो शब्द हैं उनका सही इस्तेमाल हम कैसे करें, उनको किसी भी सेंटेंस में किस जगह पर लिखना होगा, इसके रिगार्डिंग जो एरर्स होते हैं उनको भी हमें देखना होगा। 7th है कनेक्टिव। इसकी मीनिंग पढ़ें, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसके रिगार्डिंग भी जो एरर्स होते हैं ना वो पढ़ने होंगे। इसके बाद में जो लास्ट जो वर्ड है वो है 8th इंटरजेक्शन, जिसको कि हम विस्मयादि बोधक शब्द भी बोला करते हैं। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी अपनानी होगी, मीनिंग, टाइप्स और एरर्स। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप वर्ड्स की तैयारी करें, या यूं मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल कितने वर्ड्स होते हैं? 8। उनमें उनकी मीनिंग, उनके टाइप्स और उनके एरर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको लेनी होगी। अब देखिए
हमने पढ़ लिया वो अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद में हमने पढ़े शब्द। अब शब्दों से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस बनाना सिखाता कौन है हमें? टेंस। अब टेंस की तो क्या है, काफी सारे टीचर्स हैं, काफी सारी बुक्स में भी मैंने देखा है, टेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ये बताते हैं कि टेंस जो है ना वो वर्ब का टाइम से रिलेशन बताता है। मतलब जो भी कोई काम हो रहा होता है, क्रिया, उसका समय के साथ संबंध बताता है। लेकिन एक्चुअल में ये मीनिंग आपके समझ में नहीं आएगी। आप इसको यूं मानिए कि जो टेंस होता है ना हमें सेंटेंस बनाना सिखाता है, वाक्य बनाना सिखाता है। अलग अलग प्रकार के शब्दों को तो पढ़ लिया हमने, अलग अलग प्रकार के जितने भी 8 प्रकार के शब्द है ना उनको पढ़ लिया, लेकिन अब उसको एक माला बनानी है। उन शब्दों की माला बनाने का मतलब हुआ यहाँ पे कि उन शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। तो कोई भी वाक्य बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं ना, तो उसमें कौन सा शब्द किस जगह पर आएगा ये हमें टेंस बताता है। अब जो सेंटेंस होते हैं ना वो 8 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, कंडीशनल, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 टाइप के जो कंडीशनल, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाली जो सेंटेंस है ना, इनका कंस्ट्रक्शन टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता। हम यहाँ पर मेजर जो सेंटेंसेस हैं वो है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये 4 प्रकार के जो सेंटेंस है ना उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव के लिए अलग फॉर्मूला यूज होगा, नेगेटिव के लिए अलग होगा, इंटेरोगेटिव के लिए अलग फॉर्मूला होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। देखिए पॉजिटिव के लिए एक ही फॉर्मूला है, नेगेटिव के लिए भी एक ही फॉर्मूला, लेकिन इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये जो 2 टाइप के सेंटेंसेस है ना इनके लिए हम 3 फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब देखिए आप देखो टेंस तो क्या होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, उनको 4 टाइप में और सब पार्ट जो हम कह सकते हैं बांट दिया गया था। हर टेंस को 12 हो गए टोटल मिला के टेंसेस, हर टेंस को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा ना वो होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम 4 चीजों को लिखेंगे, हिंदी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अंग्रेजी पहचान। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में ध्यान रखिएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन 4 तरह के सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाना सीखेंगे। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का थर्ड पार्ट होगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब वहां पर काम क्या आएगी हमारी ये अंग्रेजी पहचान, जिसको कि हम एडवर्बियल आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं या इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं। तो अब देखिए अब तक हमने क्या क्या किया, अल्फाबेट पढ़े, वर्ड्स जो 8 टाइप के थे उनको पढ़ा अच्छी तरह से, उसके मीनिंग, टाइप्स और एरर्स देखे। उसके बाद में टेंस हमने पढ़ा, ठीक है। अब टेंस पढ़ने के बाद में हुआ क्या कि हमें एक सेंटेंस बनाना आ गया। अब इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू यदि आप अपनी बात घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस के बाद में एडजस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ना होगा। इसमें 5 टॉपिक्स होते हैं, एसवीसी या एसवीए, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक पढ़ना होगा, जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके रिगार्डिंग भी काफी सारे रूल्स दे रखे होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वॉइस, जो कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस जानते हैं। थर्ड पढ़ते हैं नरेशन, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है। फोर्थ है क्वेश्चन टैग और फिफ्थ है क्लॉज। तो इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स बना रखे हैं उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। एक बात जो कि मैं आपको कहना भूल गया था वो ये है कि जैसे ही आप अलग अलग प्रकार के वर्ड्स पढ़ लेंगे ना उसके बाद में आपको वर्ड पावर में महारत हासिल करना होगा। वर्ड पावर का मतलब होता है कि आपको कितने शब्दों का इंग्लिश याद है, आपका जो दिमाग है उसमें कितने वर्ड्स आप शामिल कर सकते हैं, कितने अंग्रेजी के शब्दों को आप याद कर सकते हैं। तो जैसे इसमें है अलग अलग तरह के वर्ड पावर बता रखे हैं, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, होमोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हेट्रोनिम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स वगैरह हो गए। तो ये सारे जो शब्द हैं उनकी पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए। अब पावर का मतलब आपकी फिजिकल पावर नहीं, मेंटल पावर, मतलब आप मीनिंग्स जो हैं, ग्लोसरीज जो हैं वो कितना याद कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, रेगुलर बेसिस पे 10, 5 या 15, 20 आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इन्हें याद करते रहिएगा।
जैसे ही हमने एडजस्टमेंट वाले टॉपिक क्लियर किए, मतलब अपनी बात को घुमा फिरा कर कैसे पेश करें, ये सब कुछ आपको करना आ गया। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या होता है कि आपने क्या किया, शुरुआत में अक्षर पढ़े, अक्षर से मिलाकर शब्दों को भी पढ़ लिया, शब्दों को जोड़कर हमने एक सेंटेंस बनाना भी सीखा, अलग अलग तरह के जो सेंटेंसेस वगैरह हैं वो सब कुछ सीख लिए। उसके बाद में हम अपनी बात एक तो सीधे रूप में कह सकते हैं, जिसमें कि हम पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूप में कह सकते हैं। अपनी ही बात को सीधा न कहकर घुमा फिरा कर कहना, हमने एडजस्टमेंट में पढ़ लिया। अब सीधी बात कहना हो या घुमा फिरा के बात कहनी हो, आपको सेंटेंस बनाना भी आ गया अच्छी तरह से, तो आप एक से ज्यादा सेंटेंस कैसे बनाकर लिख सकते हैं। तो आपके दिमाग में सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर पहले आ चुका था, अब आप उसी के आधार पर कितने सेंटेंसेस लिख सकते हो वो आपको इसमें पढ़ना होगा। तो आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा ना, एप्लीकेशन वगैरह हो गए, लेटर्स वगैरह, ईमेल, नोटिस, स्टोरी, ऐसे, डायलॉग, आर्टिकल। अब आर्टिकल यहां पर अलग है भाई, एडजेक्टिव का पार्ट था आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल का मतलब होता है लेख, एक तरह से ऐसे ही मान लो इसे भी, स्पीच, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट, पैसेज। तो जितने भी कंपोजिशन वाले जो टॉपिक है ना, ये 12 टॉपिक्स, इनमें आपको हर टॉपिक का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हो तो सबसे ऊपर क्या लिखना है, टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, ऐसे। लेटर लिखना है तो आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है या फिर सेंडर का एड्रेस लिखना है, डेट वगैरह। तो इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और वो समय समय के हिसाब से बदलता भी रहता है, तो उन फॉर्मेट्स पर आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा से मैं आपको कहना चाहता हूं, शब्दों में आप एरर्स और इनके टाइप्स के बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करिए। सेंटेंस में आपको टेंस पर पकड़ होनी चाहिए। 3 टाइप्स के होते हैं, उनके 4-4 सब पार्ट होते हैं, यानी कि टोटल 12 जो टेंसेज होते हैं उनके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, ये सब कुछ याद होना चाहिए। एडजस्टमेंट में आपको अपनी बात घुमा फिरा कर लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। ये चीज आपको एडजस्टमेंट वाले जो 5 टॉपिक हैं आपको सिखाते हैं, और आप अपनी बात को सेंटेंस के थ्रू आप कितने सेंटेंसेस में आप सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपको कंपोजिशन पार्ट वाला जो ये जितने भी 12 टॉपिक्स लिए हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे। तो यदि आप इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, तो चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का एग्जाम हो, आप उसे आसानी से पास कर सकते हैं। आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, अब दोबारा गलती कभी ये मत करना कि आप कोई टॉपिक यहां से उठा रहे हो, कोई यहां से ले लिया, कोई यहां से टॉपिक उठा लिया। बिल्कुल नहीं, आप अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि सपोज करिए आपने प्रीपोजिशन पढ़ लिया, वो एक रट्टा मारना हुआ, आपको ये ही नहीं पता है कि प्रीपोजिशन के बाद में हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज किसके लिए होता है। आपको ये नहीं पता एडजेक्टिव्स की क्या बनती हैं, डिग्रीज बनती है या नहीं बनती हैं। आपको ये नहीं पता कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो ये सब चीजें आपके सामने कब आती हैं? ये सब चीजें ये तभी आती हैं जब आप केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को उठाते हैं और तैयारी करते हैं। अगर किसी एग्जाम को तो छोड़िए, आपको सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हर चीज स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आनी चाहिए। फिर आप चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम में आने वाली जो इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपके कम से कम मार्क्स कटने की संभावना बन जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके अपॉन एंड अपॉन मार्क्स आएंगे, मतलब बटे में से बटे नंबर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लेकिन आप सिस्टमेटिकली तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो आपके मार्क्स कटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। और इसके रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस हैं ना, इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सब चीज़ें मैंने शामिल करके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी हैं उस पर मैंने अपलोड कर रखे हैं। ये जो शब्द है ना, नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कनेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, इनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। आप वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।